आप देख रहे हैं पहाड़। इस वक्त हम एक ऐसे घर में हैं देहरादून के, जहां घर की जो नौजवान बेटा है, उस नौजवान बेटे ने आत्महत्या कर ली। आखिर क्यों वो विवश हो गया आत्महत्या करने के लिए? क्या पूरा मामला है? किस तरह के आरोप हैं? क्या कुछ सारी चीजें हुई हैं? क्या न्याय की गुहार जो है उनके परिजन जो है लगा रहे हैं? इन पूरे मामलों से आपको हम लोग इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मौत से पहले, इस आत्महत्या से पहले, ये जो दस्तावेज आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये सुसाइड नोट है। ये एक ऐसा पत्र है जिसमें कि जो देहरादून के रहने वाले हैं आदित्य, उन्होंने जो है ये पत्र जो है अपनी पत्नी के लिए भी संबोधित करते हुए लिखा है। साथ ही अपने माता पिता के बारे में भी इसमें लिखा है कि उन्हें कहीं न कहीं परेशान न किया जाए। तो इसमें बहुत कुछ बातें ऐसी लिखी हैं। अपनी पत्नी के नाम उन्होंने ये पत्र छोड़ा था और 14 सितंबर को ये पत्र लिखा गया है और 16 अचानक वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कहेंगी? क्योंकि जो है पुलिस कार्रवाई चल रही है, आपको भरोसा नहीं है पुलिस का? पुलिस पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। आज हमारे बच्चे को 6 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही? तो ऊपर से दबाव पड़ा हुआ उनके ऊपर। किस चीज का दबाव? राजनीति का दबाव है, इसीलिए नहीं हो रही। किस तरह की राजनीति का दबाव? अब कोई भी होगा, वो कार्यकर्ता है ना बीजेपी का, उन्हीं के दबाव से। कौन कार्यकर्ता है बीजेपी? उसकी लड़की का पापा। अच्छा। लक्ष्मी चंद जी कार्यकर्ता। हमारे बेटे को धमकी, हर समय धमकी देते थे, हमें भी देते थे धमकी। कहते थे कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम सबको बंद करवा दूंगा अंदर। मेरी इतनी चलती है कि मैं एक फोन करूं, मैंने रोक रखा है पुलिस को, नहीं तो अब तक तो तुम्हें उठा के बंद कर देते। वो इतनी बातें बोली, इतना टॉर्चर किया हुआ मेरे बेटे को, जो बच्चा बता नहीं सका, मुझे कुछ नहीं बता सका। बहुत कुछ उसने छुपाया हमसे, बहुत कुछ, बस थोड़ा थोड़ा बता रखा। जो उसके साथ चला गया वो तो हमें नहीं पता कि उसने क्या क्या छुपा लिया। इसमें सारी तथ्य लिखे हुए हैं, आपने पढ़े होंगे कि जो है ये पूरी सुसाइड नोट में जो बातें लिखी। हाँ जी, वो तो जो उसने लिखा बिल्कुल सच लिखा हुआ, बिल्कुल सच। वो हम उसे छुपा बचाने के लिए हम अपने आप पे ब्लेम लेकर लेता था। अगर वैसे तो हम कुछ कहते ही नहीं उसे, कभी भी कुछ पूछो बेटा ये शिवानी ने किया, नहीं मम्मी मैंने किया। उसको हमेशा ही ऐसे करता था कि जैसे वो मेरा बच्चा है, उसे बच्चे की तरह समझाता था, बहुत बच्चे की तरह समझा, हर समय उसे प्यार से समझाता था, बाबू भैया करके, बेटा करता। कभी उसने बदतमीजी से नहीं बोला, कभी तू नहीं करके बोला, आप करके उसे बोलता था। वो उसकी बीबी थी तब भी उसे आप करके बोलता था। इतना टॉर्चर हमने कभी नहीं देखा, किसी को नहीं देखा इतना टॉर्चर जितना मेरा बच्चा टॉर्चर हुआ। क्या किस तरह की न्याय की गुहार आप लगा रहे हैं? हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें वो अंदर चाहिए। बच्चे के कातिल वो गिरफ्तार होने चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार होने चाहिए। नहीं मैं आत्महत्या कर लूंगा, जा करके पुलिस थाने में जा करके आत्महत्या करूंगा अगर नहीं मेरे 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी हुई तो। ये मैं आज सबके सामने कहता हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूंगा बसंत विहार थाने में जा करके। ये कहीं ना कहीं एक पिता की जो पीड़ा है और न्याय की गुहार लगातार लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो है पुलिस भी समय से कार्रवाई करे। पुलिस के जो अभी जो है जो इसको जांच को देख रहे हैं रावत जी, उनसे हमारी जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि इसमें जो है जो तथ्य हैं उनको हम जुटा रहे हैं। अभी जो राइटिंग है वो मिलाई जाएगी। आपके सामने तमाम तरह की बातें हुई। क्या बहुत बातें करते हैं, पुलिस भी ठीक है अपना कार्रवाई करें, वो हम मना नहीं करते, लेकिन मुझे तसल्ली जब होगी ये कार्रवाई शीघ्र से शीघ्र करी जाए और जो मेरे बच्चे के कातिल हैं उन्हें गिरफ्तार करा जाए। अगर नहीं करते हैं तो मैं आत्महत्या करता हूँ। मैं बसंत विहार थाने में जा करके अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा। इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। ये कहीं ना कहीं जो है समय से, ताकि जांच जो है हो जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं परिजनों को न्याय मिले। इस न्याय की लड़ाई तो वो लड़ी रहे हैं। इसके अलावा एक जवान बेटा भी अपना खो चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं समय से जो है उन्हें न्याय मिल सके और पुलिस प्रशासन इस पर समय से जांच कर सके ताकि परिजनों को कहीं ना कहीं न्याय मिल सके। तो देहरादून की ये घटना है जहां पर जो है एक युवक ने जो है आत्महत्या कर ली और उसके बाद एक सुसाइड नोट छोड़ा है। आदित्य नाम है जिसने जो है सुसाइड करी है। एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा वो तस्वीरें दिखाए, क्योंकि अभी महज 16 तारीख को ये घटना हुई है। 16 सितंबर 2022 को ये घटना हुई है और आपको बता दें कि 14 सितंबर को ये सुसाइड नोट छोड़ा हुआ है। उस सुसाइड नोट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपके भाई ने आपसे क्या कोई इस तरह का मेंटली टॉर्चर होने की बात कभी कही? जी, उसने मेरे को, मैं अपने ऑफिस में रहता था,
तो वो मेरे को रोज फ़ोन करके दिन में हमेशा बताता था, कह रहा भाई आज उस लड़की ने मुझे ये चीज़ बोली, आज मुझे इसने ये चीज़ बोली, आज मुझे उसने मेंटली टॉर्चर करा बहुत, कि ये चीज़ बोल रही है, मेरे पे ब्लेम लगा रही है कि मैं किसी और से मेरा चक्कर है। और जबकि मैंने उसे खुद अपनी आंखों से उसके घर में देखा था कि, लेकिन मैं ये बात तुम्हारे को बता रहा हूँ, लेकिन ये बात मम्मी पापा को कभी मत बताना, वरना उनके दिल को ठेस बताई। मैंने आज तक नहीं बताई, आज भी इन्हें मैंने, जब उसने सुसाइड कर लिया उसके बाद मैंने ये बात बताई इन्हें। और फिर मुझे बोलता था यही कि उसके पापा जो है मुझे हमेशा धमकी देते हैं ये, और कह रहे जब उस लड़की को वो लोग अपने घर लेके गए हैं तो जिम्मेदारी उनकी है, वो हमारे घर रहती तो हमारी जिम्मेदारी थी। उसे यूँ बोलते हैं, फ़ोन करके मेरे भाई को यूँ बोलते थे कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, इसका अल्ट्रासाउंड करवा दो लड़की का आके। लड़की बोलती थी कि मेरा अल्ट्रासाउंड करवा दो, कि मैं जाती हूँ, मुझे जाना है। उसकी क्रीम पाउडर कुछ भी ख़त्म होता था, उसे बोलती थी कि तुम ला के दो मेरे को, कि मुझे क्रीम चाहिए, पाउडर चाहिए। जब इतने ही बड़े थे अपनी बेटी को ले जाने वाले, जब उसे नहीं भेज रहे थे समझौता होने के बाद, तो उनकी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। जब हमारे घर रहती तो हमारी जिम्मेदारी थी हर चीज़ की, 1 रुपये तक की जो भी चीज़ लेती उसकी जिम्मेदारी हमारी थी। ये चीज़ें थी जो उसने मुझे बहुत बताई, इस वजह से वो अपनी ऑफिस में भी नहीं जा पाता था कई बार। 14 तारीख को ये सुसाइड नोट लिखा हुआ है, क्या इस दौरान जो है आपके भाई ने आपसे कुछ इस तरह की मानसिक पीड़ा की बात की? इसने मेरे को 15 तारीख को दिन में फ़ोन करा था कि जी मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो गया हूँ भाई, अब मैं रह नहीं सकता, बस अब मेरे से रहा नहीं जाता, कि बस मेरा ये मन है कि मैं अभी के अभी मर जाऊँ। तो मैंने उसे दिन में समझाया बहुत, फ़ोन पे ही हमारी बात हुई थी, तो मैंने उसे फ़ोन में बहुत समझाया। मैंने कहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैंने कहा देख मेरा बेटा जैसा है, छोटा भाई है, मैंने कहा अभी तेरे से बड़ा मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा पापा भी हैं, मैं जब सब लोग तेरे साथ है तो तुझे काहे बात की टेंशन है, तो क्यों टेंशन लेता है। मैंने कहा अभी हम खड़े हैं। तो वो कहता कि उस टाइम थोड़ी देर के समझ गया, कह रहा भाई ठीक है। लेकिन शाम को आया, शाम को भी हमारे साथ बढ़िया था, खाना पीना हमने सबने साथ में बैठ के खाया। सुबह बच्चे के साथ हमारे खेल भी रहा था, वो सो रहा था, उसे उठाया, उसकी स्कूल की छुट्टी कराई कि बेटा आज स्कूल की छुट्टी कर लो, कि कोई बात नहीं हमें घूमने चलना है आज। और उसके बाद ही वो बाथरूम में गया और उसने ये काम कर दिया बस। और उसके बाद उसने आके हमें बताया, हम लेके उसे इंद्रेश हॉस्पिटल गए, बस वहाँ थोड़ी देर, बस आधे 1 घंटे में उसको भाई को उसने मुझे ये बात बताई है कि जी तुम्हारा वारिस आने वाला है, अगर बाई चांस कभी दोबारा ऐसी बात हुई तो बच्चा तुम रख लेना और हम अपनी लड़की को अपने पास रख लेंगे। इसका मतलब इससे ये चीज़ सोचे उनकी क्या मेंटेलिटी होगी, क्या चीज़ है कि जो अपनी लड़की को रख रही है और अपनी लड़की का बच्चा छुड़वा रही है, उसका पति छुड़वा रही है। इस चीज़ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी से गुजर रहा होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं परेशानी से गुजर रहा था। और एक बात जो है अब अंतिम, क्योंकि न्याय की गुहार लगातार जो है परिजन लगा रहे हैं, डराने धमकाने के लिए महिला हेल्पलाइन में केस कर दिया ताकि मेरे भाई अपना मुंह बंद रखे। क्या आपके भाई ने आपसे कभी ये बात साझा की? उसने मेरे को बताया था कि वो लड़की को मैंने गलत देखा, लेकिन मेरा भाई तब भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था कि मैं उसे अपने घर लाऊंगा, उसे मैं तब भी उतना ही प्यार दूंगा, उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ मैं। लेकिन बस वो बोलता था मैंने उसे किसी और के साथ गलत देखा है, बस इतना बोलता था वो। तो वहीं से आपस में कहीं उनके मतभेद जो है हाँ जी शुरू हो, तो वो उसके ऊपर उल्टा ब्लेम करने लगे कि हम गलत नहीं है, तू गलत है। और ये उसके माँ बाप उसके साथ मिले हुए थे, उसकी वाइफ के साथ उसके माँ बाप मिले हुए थे, और उसका मुंह बंद रखने के लिए उन्होंने महिला हेल्पलाइन में केस डाल दिया ताकि अपना मुंह बंद रखे, डर जाए हम लोग। भाई मरा है तो कोई भी कार्रवाई, किसी तरह की कोई हेल्प नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है? बिल्कुल पक्षपात हो रहा है भैया। जो डिफॉल्टर है वो बिल्कुल सेफ बैठे हैं और जिनका बच्चा चला गया वो सिर्फ रो रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है कि जो है पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही? पॉलिटिकल इशू है भैया, बहुत पॉलिटिकल दबाव है उनके। कि जैसे मैं जेठानी हूँ, जेठानी बड़ी बहन माने मुझे। तो आपस में घुल मिल के नहीं रहती? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही घटिया नेचर था उसका, बदतमीजी, 1 नंबर की बदतमीज औरत थी। मुझसे भी, मम्मी पापा से भी बदतमीजी बहुत करती थी। मम्मी कुछ चीज़ समझाती थी कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे, तो वो कभी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। इस न्याय की लड़ाई तो वो लड़ी रहे, इसके अलावा एक जवान बेटा भी अपना खो चुके हैं। तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं समय से जो है उन्हें न्याय मिल सके और पुलिस प्रशासन इस पर समय से जांच कर सके ताकि परिजनों को कहीं ना कहीं न्याय मिल सके। देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।